नमस्कार दोस्तों। इस कड़ी में कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग सहसंयोजी आबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम लोग ने पिछले क्लास में ये देखा था कि सहसंयोजी आबंध कब बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग इसमें सहसंयोजी आबंध पे आधारित कुछ अन्य अणुओं का अध्ययन करेंगे कि वो कैसे सहसंयोजी आबंध के माध्यम से अणु का निर्माण करते हैं। कुछ अन्य तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लोरीन पे। ठीक है, हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे तत्व है जो सहसंयोजी यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं और आबंधन बनाते हैं। वैसे आबंधन को हम लोग सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्लोरीन के बारे में देखेंगे। हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देख चुके हैं, अभी हम लोग क्लोरीन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, यानी कि इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8 और 7, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, 8 और 7 होगा। तो सहसंयोजी आबंध में हम लोग जानते हैं कि जो संयोजकता कोष का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेगा। तो संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? सहसंयोजकता कोष में संयोजकता कोष किसे कहते हैं? जो सबसे बाहरी कोष होता है किसी तत्व का जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम लोग संयोजकता कोष कहते हैं। तो यहाँ पे जो संयोजकता कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पे संयोजकता कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अभी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उत्कृष्ट गैस विन्यास कब प्राप्त होगा? जब संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, यानी इसका अष्टक पूरा होगा। तो इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में। उसी तरह ये जो क्लोरीन का परमाणु है इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन को, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? जो एक-एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? एक-दूसरे से साझा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा और क्लोरीन का निर्माण करेगा। क्लोरीन अणु का Cl2 का निर्माण होगा, यानी इसके बाद जो हमें मिलेगा वो Cl2 क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो क्या होगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये है, जो एक कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझा किया तो इसके पास क्या हो गया? 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस क्लोरीन के परमाणु के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस क्लोरीन के परमाणु के पास भी क्या हो, क्लोरीन बनाया, क्लोरीन अणु का निर्माण किया, यानी क्लोरीन गैस जो है, जो Cl2 है, ठीक है, उसका निर्माण किया। उसी तरह अब इसमें एक चीज ध्यान देने बात है, हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, अगर जो 2 परमाणु है वो एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, तो उसके बीच में जो बनने वाला जो बंधन है उसको हम लोग एक रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक-एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। तो ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच का आबंधन है। इसको सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। और सहसंयोजी आबंध क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों परमाणु है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके एक अणु का निर्माण कर रहा है, इसलिए, और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। ठीक है, अभी आते हैं ऑक्सीजन के बारे में। जैसा कि हम लोग O2, जो वायुमंडल में है, ऑक्सीजन O2 के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या है 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8।
तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 पहला कक्ष में, यानी K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसके L कक्ष में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? 2 अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 अधिक इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन का परमाणु एक दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, पहला ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑक्सीजन का परमाणु एक दूसरे से साझा करेगा। तो अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का जो परमाणु है, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो क्या बन जाएगा? तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन एटम, यानी ये ऑक्सीजन का परमाणु और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का परमाणु साझा किया, तब अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास साझा करने के पास? तो साझेदारी में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसका खुद था और ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, यानी पहला ऑक्सीजन का एटम या परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। उसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका खुद का 2 इलेक्ट्रॉन का एटम था, ठीक है? और ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया? साझा किया है, जिसके कारण क्या होगा? इसके पास कुल मिला के अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? साझेदारी करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त किया। तो ऑक्सीजन का जो प्रत्येक परमाणु है, ऑक्सीजन का जो प्रत्येक परमाणु है, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का स को साझा करेगा और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करेगा। अब चूँकि 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया है, तो इसको हम लोग द्वि-आबंध कहते हैं। ये ट्वी नहीं है, द्वि-आबंध कहते हैं, ठीक है? यानी कि 2 बंधन बना, ठीक है? यहाँ पे एक बंधन बनता था, तो एकल आबंध हुआ, यहाँ पे 2 बंधन है, इसलिए इसको हम लोग द्वि-आबंध कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो आबंधन है, चूँकि 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा किया गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर, जैसे क्लोरीन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो हम लोग 1 आबंध से दिखाते हैं। यहाँ पे 2 आबंध से दिखाएँगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वि-आबंध बोलते हैं। उसी तरह अभी है कि अगर H2O का निर्माण कैसे होता है? H2O, तो H2O के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें H2O का निर्माण है, ठीक है? H2O एक अणु है और ये जल का अणु है, यानी कि जल का सूत्र भी है, H2O जल का सूत्र है, जल का अणु है। तो हम लोग जो H2O है उसका निर्माण कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्ष में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस साइड 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होगा कि H2O का निर्माण करना है, ऑक्सीजन को भी अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है और हाइड्रोजन को भी अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है। तो क्या होगा? ये दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है? तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये साझा करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु है, हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु है। इस 2 परमाणु है हमारे पास हाइड्रोजन का। जल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का, जल के अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु भाग ले रहा है, एक ऑक्सीजन के परमाणु से। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों को अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करना है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा?
2 हाइड्रोजन के साथ अपना इस 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। यानी अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को जब साझा कर देगा ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? अब इस चित्र को अगर हम लोग देखेंगे, इस चित्र को, तो देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और ये एक-एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये साझा किया। तो इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन क्या किया है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के साथ साझा किया, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन एटम के साथ साझा किया और ये हाइड्रोजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया। फलस्वरूप इसका भी इसके बाहरी कोश में, इसका के कोश है, के कोश में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हाइड्रोजन के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये अपना अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लिया और ऑक्सीजन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लिया। यानी कि ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया साझेदारी करके, और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के परमाणु के पास दो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया इसके के कोश में। इसके फलस्वरूप क्या होता है? हमारा H2O का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जल का, जो जल है या ये जल का सूत्र है, जल का संकेत है, यही है हमारा H2O। ठीक है। उसी तरह अभी हम लोग नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 7 है। चूंकि 7 है तो इसके जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी होगी? 5 होगी। 2 होगा के कक्ष में और एल कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एल कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अभी ये क्या करेगा? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डॉट से ही दिखाते हैं, डॉट क्रॉस किसी से भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहरी कक्ष 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? साझा करेगा। ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। यानी इसमें क्या होगा? इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ये इसका कितना परमाणु है? 2 3 5 परमाणु है। एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एक नाइट्रोजन के परमाणु के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा हो जाएगा। उसी तरह इस नाइट्रोजन को, अगर इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर देगा। तो साझा कर देगा तो इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? इसके फलस्वरूप, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? इसके पास 3-3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह इसके पास भी, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से साझा किया, तो ये जो नाइट्रोजन है इसका भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो गया, और ये जो नाइट्रोजन का परमाणु है इसको इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त किया। चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई है दोनों परमाणु के बीच में, इसलिए हम लोग इसको त्रि-आबंध कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है तो द्वि-आबंध कहते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है तो त्रि-आबंध कहते हैं। और त्रि-आबंध को दर्शाने का नियम क्या है? अगर एक आबंध रहता था, जैसे क्लोरीन के बीच में एक आबंध है तो उसको एक रेखा से दर्शाते थे। ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंध था तो 2 रेखा से दर्शाते थे। तो नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध है। 3 आबंध क्यों है? क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इसको त्रि-आबंध कहते हैं।
ये हमारा त्रि-आबंध है, ये हमारा द्वि-आबंध है और ये हमारा एकल आबंध है, यानी कि एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सहसंयोजी आबंध समझ में आया होगा। हम लोग कार्बन में सहसंयोजी आबंध देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ अन्य अणु में देख रहे थे कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश जिसको हम लोग संयोजकता कोश बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के परमाणु के साथ या अपने तत्व के अपने ही परमाणु के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और उत्कृष्ट गैस विन्यास को बनाता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है और अणु बनाता है। तो हम लोग इस कड़ी में जल जल का अणु देख चुके हैं, ऑक्सीजन का अणु देख चुके हैं और नाइट्रोजन के अणु को देख चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि जब एक-एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है तो एकल आबंध बनता है, जिसको हम लोग सिंगल रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के उदाहरण में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो द्वि-आबंध बनाता है, जैसा जो कि ऑक्सीजन के केस में होता है और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रि-आबंध बनाते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन के केस में होता है। अब हम लोग चलते हैं, कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है मीथेन। इसमें किस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनता है? तो मीथेन है, ये सीएनजी जो सीएनजी होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? कंप्रेस्ड, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस, ये होता है हमारा सीएनजी का। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। सीएनजी का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मिथ का एक प्रमुख घटक है मीथेन। अभी हम लोग उसमें सहसंयोजी आबंध को देखने का प्रयास करते हैं। तो मीथेन का जो अणु है, इसका सूत्र होता है CH4, CH4, ठीक है? यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अभी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या है 6। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? यानी संयोजकता कोष, हम बाहरी कक्ष मतलब संयोजकता कोष। तो संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 4 और इसी को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इसके पास संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करने के लिए। तब ये क्या करेगा, जो कार्बन होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इस चित्र में भी देख सकते हैं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 4 अन्य हाइड्रोजन के परमाणु से आबंध बनाएगा। तो हाइड्रोजन के परमाणु से आबंध बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। सहसंयोजी आबंध में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो 4 अन्य हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया और इस इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी किया। फलस्वरूप क्या हो गया कि इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद का था कार्बन का, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी किया तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 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 यानी कार्बन का पास कुल कितना हो गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लिया। उसी तरह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का परमाणु है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके उसके पास वो उसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त किया। तो जिसके कारण क्या मिला, हमें CH4 मिला। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन जहां उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा होगा वैसे ही दिखाना है हमें।
तो इस परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इस परमाणु के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का है। तो कार्बन इस तरह से हम लोग मतलब है हम लोग को प्राप्त है मीथेन का अणु, ठीक है। और ये है मीथेन की इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी सहसंयोजी बंधन की बिंदु संरचना आप लिखने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि आपको उसके लिए क्या जानना है, उसका परमाणु संख्या क्या है। और जब परमाणु संख्या पता हो जाएगा तो हमें पता चल पाएगा कि उसमें कितना, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कम रहा है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कम है, उसके आधार पे या अधिक है, उसके आधार पे हम लोग देख पाएंगे कि ये किस तरह का बंधन बनाएगा, एकल बंध बनाएगा, द्विआबंध बनाएगा, त्रिआबंध बनाएगा, ठीक है। तो उसमें जो उसका परमाणु संख्या देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि उसके बाहरी कोश में यानी संयोजकता कोश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसके आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये एकल आबंध बनाएगा, द्विआबंध बनाएगा या त्रिआबंध बनाएगा। अब आते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले मीथेन को देखें। तो हम लोग जानते हैं कि 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, लेकिन अभी परिभाषा देखते हैं कि 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी परमाणु है, परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो आबंध है, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से जो बनने वाला आबंध है, इसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो अभी ये है सहसंयोजी आबंध की परिभाषा, ठीक है। अब सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराअणु बल दुर्बल होता है। तो इस बिंदु को हम लोग आगे समझेंगे कि इन अंतराअणु बल दुर्बल, जो इनका अंतराअणु बल है वो क्या होता है। इस बिंदु को हम लोग आगे एक कक्षा में समझेंगे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि जो सहसंयोजी आबंध है, इस तो जो सहसंयोजी आबंध से जो अणु बनता है, इसके भीतर जो आबंध होता है वो मजबूत होता है, लेकिन जो अंतराअणु बल होता है वो दुर्बल होता है। और इसी के कारण चूंकि इसका अंतराअणु बल दुर्बल होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इन यौगिकों का यानी कि जो सहसंयोजी आबंध से बनते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। तो सहसंयोजी आबंध से बनने वाले अणुओं का क्वथनांक और गलनांक कम क्यों होता है, तो इनके यौगिक में जो अंतराअणु बल होता है वो काफी दुर्बल होता है। और चूंकि एक और चीज है जो ध्यान देने बात योग्य है कि जो चूंकि यहाँ पे परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इसके कारण क्या होता है, जो सहसंयोजी यौगिक है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके पास मुक्त अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो सहसंयोजी आबंध है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। इन यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का अंतराअणु बल दुर्बल होता है, और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस पार्ट में, इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे के क्लास में हम लोग और देखेंगे।